अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का टाइटल है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखें, जो कानून शहादत ऑर्डर है उसमें हमें 2 टाइप्स की एविडेंस बताई गई हैं। नंबर 1 ओरल एविडेंस होती है, प्लस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, जिसको हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सर्कमस्टांसेस में जो कि आगे इस चैप्टर में बताए गए हैं उनमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देगी। सेक्शन 102, अब ये सेक्शन 102 और सेक्शन 103 जो ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। जो सेक्शन 103 है, आर्टिकल 103, ये आर्टिकल 102 ही की कंटिन्यूएशन है, बट हम इनको पार्ट्स में करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आर्टिकल 102 करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शंस हैं आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 ये दोनों बहुत टेक्निकल हैं, इसलिए मैं इनकी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। सो आर्टिकल 102 the heading is evidence of terms of contracts, grants or and other disposition of property reduced to form a document। यहाँ पे 3 चीज़ों की बात बताई गई है इस आर्टिकल 102 में। नंबर 1 टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 टर्म्स ऑफ अ ग्रांट, और तीसरी ये बताई है कि किसी भी किस्म की डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो। देखें, यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने उसको इन राइटिंग वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मौजूद है, आपने उसको लिख लिया है, तो इस सूरत में उसके टर्म्स के रिगार्डिंग आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं, ओरल एविडेंस एक्सक्लूड है। सेम वे जो ग्रांट्स हैं, फॉर इंस्टेंस कोई किसी को चीज़ ग्रांट कर देता है, कोई गिफ्ट कर देता है, उसको राइटिंग फॉर्म में ले आता है, तो जो उसकी टर्म्स होंगी उनके रिगार्डिंग भी सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दी जा सकती है, ओरल एक्सक्लूडेड है। और लास्टली जो तीसरी बात है कि किसी भी किस्म की डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, किसी भी तरीके से एक प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया गया है, तो इनके रिगार्डिंग जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दी जाएगी, ओरल एविडेंस इनके रिगार्डिंग नहीं दी जा सकती। द आर्टिकल स्टेट्स when the terms of a contract or of a grant, वही बात जो मैंने पहले बता दी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के रिगार्डिंग या किसी भी ग्रांट की टर्म्स के रिगार्डिंग और ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी की किसी भी किस्म की और तरह की ट्रांसफ़र की गई हो, इन 3 सिचुएशंस में ही। देखें, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट चीज़ है, वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट चीज़ है। अगर हम ये कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ किया गया है, मुझ पे प्रेशर डाल के करवाया गया है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, मिस्टेक ऑफ कोई फैक्ट है, फ्री कंसेंट के साथ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, तो इन सारी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, यू आर चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उस सिचुएशन में आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, बट जब बात आएगी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या टर्म्स हैं, आप वैलिडिटी को अगर चैलेंज नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी टर्म्स के रिगार्डिंग है, तो फिर आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देनी है वहाँ पे ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। सेम वे ग्रांट्स की टर्म्स होगी, या किसी भी तरह से किसी प्रॉपर्टी को दूसरे को ट्रांसफ़र किया गया है, कोई गिफ्ट, सेल, एक्सचेंज है, मॉर्गेज है, किसी भी दूसरे तरीके से अगर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ट्रांसफ़र किया गया है तो उसमें है। अब इसमें यहाँ तक आगे कहते हैं, नंबर 1 हैव बिन रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट। पहली बात, एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज़ रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट। इसमें यहाँ पे अब 2 बातें बता दी गई हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स या किसी ग्रांट की टर्म्स या किसी तरीके से भी किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने उसको ट्रांसफ़र किया है, तो नंबर 1 पहली बात ये आ गई कि आपने उसको अपनी मर्ज़ी से वॉलंटेरीली उसको राइटिंग में कर लिया है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है। दूसरी बात ये है कि अगर लॉ में रिक्वायर्ड था कि आपने इस मैटर को इन राइटिंग करना है, इन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेके आना है,
दूसरी बात, सो दो बातों में, या तो आपने वॉलंटेरिली उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख लिया, या फिर आपने लॉ की रिक्वायरमेंट थी और लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आपने उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। दोनों सिचुएशंस में no evidence shall be given in proof of the terms of such contract grant for the other disposition of the property or of such matter। क्लियर कट बात कर दी उन्होंने, कह दिया है कि इन सिचुएशंस में आप कोई दूसरी डॉक्यूमेंट नहीं दे एविडेंस नहीं दे सकते, आपको वो डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देनी पड़ेगी उसकी, एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, यानी डॉक्यूमेंट के अलावा। देखें यहाँ पे कह रहे हैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ ग्रांट, या किसी भी तरीके से अगर एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया गया, इन तीनों सिचुएशंस में अगर लॉ की रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी वो इमैटेरियल है, वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया गया। तो इस सिचुएशन में आपने सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करना है, वो ही उसकी बेस्ट एविडेंस होगी। ये नहीं हो सकता कि ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने उसको राइटिंग में लिख लिया अब वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उनके दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया, कोर्ट में केस चला गया, अब यहाँ पे ए वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिर्फ ओरली कह रहा है जी हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें हमने उसको राइटिंग में भी किया था और उसमें हमने ये कुछ लिखा था। तो यहाँ पे कोर्ट कहेगी कि आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो, आप यहाँ पे ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। जब तक वो डॉक्यूमेंट का आप कोर्ट के सामने नहीं लाओगे, वही बेस्ट एविडेंस है। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो कि राइटिंग में है, वो इटसेल्फ उसके कंटेंट्स का, उसकी टर्म्स का बेस्ट एविडेंस है। आप ये नहीं वहाँ पे खड़े होकर कह सकते कि जी वो हमने डॉक्यूमेंट जो है वो इन राइटिंग लिखा था, उसमें हमने ये शर्त व शराइत रखी थी। कोर्ट कहेगी नहीं, डॉक्यूमेंट को ले आओ, हमने डॉक्यूमेंट को देखना है। तो इतनी सी बात है इस आर्टिकल 102 में। एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट itself और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स इन केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजंस हेयर इन बिफोर कंटेंट। अब हमने पढ़ा था आर्टिकल 74, उसमें बताया गया था कि सेकेंडरी एविडेंस आप किन सिचुएशंस में दे सकते हैं। अब यहाँ पे इस आर्टिकल 102 में कहा है कि या तो आप डॉक्यूमेंट को इटसेल्फ प्रोड्यूस करोगे, ओरिजिनल प्रोड्यूस करोगे, एज अ प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस करोगे, लेकिन अगर आपके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और आपका केस फॉल कर रहा है आर्टिकल 74 में, जहाँ पे ये सिचुएशंस बताई गई हैं कि आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, वो एडमिसिबल होगी, तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो, या डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ओरिजिनल या उसकी सेकेंडरी एविडेंस जहाँ पे अलाउ किया गया है अंडर आर्टिकल 74, तो वो आप दे सकते हो। अब आगे इसकी दो एक्सेप्शंस दी गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ तक अगर इसको समअप करूँ तो कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को प्रूव करने के लिए, किसी भी ग्रांट्स की टर्म्स को प्रूव करने के लिए, या किसी भी तरीके से अगर प्रॉपर्टी की कोई ट्रांसफ़र किया गया है किसी को, तो इनको प्रूव करने के लिए, इनकी टर्म्स को प्रूव करने के लिए आप चाहे वो वॉलंटेरिली आपने उसको डॉक्यूमेंट में इन राइटिंग उसको लिख लिया है, या फिर लॉ की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करते हुए आपने उसको इन राइटिंग लिखा है, दोनों सिचुएशंस में आपने उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, उसकी टर्म्स को, उसके कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए। एज प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल को भी कर सकते हो, या जहाँ पे अलाउ किया गया तो सेकेंडरी एविडेंस जो कि एडमिसिबल है वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। अब एक्सेप्शन 1, अब इसमें दो एक्सेप्शन है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन एक्सेप्शंस क्या कह रही हैं। एक्सेप्शन 1, व्हेन ए पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग। अब ये जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट लेटर इनको इशू किया जाता है, इनको थ्रू अ डॉक्यूमेंट इनको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब पब्लिक ऑफिसर का मैटर आएगा, व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट इज़ शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज़ एक्टेड एज सच ऑफिसर, और ये भी कोर्ट के सामने आ रहा है कि इस पर्सन ने एज पब्लिक ऑफिसर इस पोस्ट पे काम किया है, the writing by which he is appointed need not be proved। तो उसकी जो राइटिंग में जो उसको अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू उसको अपॉइंट किया गया उसको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी अगर एग्जांपल दें तो देखें, ये जो अब केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस जिनमें डॉक्टर्स वगैरह अपीयर होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स वगैरह अपीयर होते हैं,
उनकी गवाही वगैरह होती है, एविडेंस देने वो आते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि कोर्ट, अब एक बंदा आके डॉक्टर वो कोर्ट में अगर गवाही देना चाह रहा है तो कोर्ट उसको कहे कि पहले अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके आओ, मैं नहीं मानता हूँ कि आप डॉक्टर हो या नहीं हो। वो अंडरस्टूड बात है, उसने उस ऑफिस में एज वो पब्लिक ऑफिसर होल्ड कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो इनसे पुलिस ऑफिसर अगर आईओ आ गया तो कोर्ट कहे नहीं अपना अपॉइंटमेंट लेटर दो पहले। तो ये एक्सेप्शन रखी गई है कि पब्लिक ऑफिसर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले उनको ये कहा जाए कि आप अपना डॉक्यूमेंट लेके आओ जिसके थ्रू आपको अपॉइंट किया गया है। लेकिन अगर उनको ये क्वेश्चन हो कि ये फ्रॉडेंटली इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो वो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पे आप उनको वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे के तो प्रूव करना पड़ेगा कि वो ही पब्लिक ऑफिसर हैं इस मैटर में। बट ये एक्सेप्शन यही कह रही है कि पब्लिक ऑफिसर जहाँ पे आएगा वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट के थ्रू, उस अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू जिसके थ्रू उसको अपॉइंट किया गया, अगर वो अपीयर हो रहा है कहीं पे और ये ऑन द सरफेस ये आपको पता है कि यही पब्लिक ऑफिसर है जो इस पोस्ट को होल्ड कर रहा है, तो वहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह नहीं मांगा जाता। Exception 2. Wills admitted to probate in Pakistan may be proved by the probate. Probate क्या होती है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल होती है जिसको कोर्ट की तरफ से सर्टिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ तो विल को भी यहाँ पे अगर आप उसकी प्रोबेट दे रहे हैं जिसके थ्रू किसी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया तो वो इनफ है। विल को प्रूव करने के लिए हमें वो विल इटसेल्फ देने की ज़रूरत नहीं होती कि उसको हम लेके आएँ। सो दो एक्सेप्शन है, पहली पब्लिक ऑफिसर, दूसरी विल से। अगर विल से आपने प्रूव करना है उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई प्रोबेट है तो वो भी आप प्रोड्यूस कर दोगे तो इनफ है। एक्सप्लेनेशन 1. This article applies equally to the cases in which the contract, grants or disposition of property referred to are contained in one document or to cases in which they are contained in more documents than one. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 में ये कहा गया कि अगर अब पीछे हम पढ़ के आए हैं कि सेवरल पार्ट्स में भी एक कॉन्ट्रैक्ट को किया जा सकता है या सिंगल एक डॉक्यूमेंट में भी किया जा सकता है। यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन 1 में ये कहा गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो चाहे सिंगल डॉक्यूमेंट हो उसका या उसके सेवरल डॉक्यूमेंट्स में उस कॉन्ट्रैक्ट को या ग्रांट को कंक्लूड किया हो तो वो सारे आपको प्रूव करने पड़ेंगे। इसमें इक्वली ये सेक्शन 102 अप्लाई होता है। अब इसकी जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए और बी, वो इस एक्सप्लेनेशन 1 से रिलेटेड है। इफ़ ए डॉक्यूमेंट बी कंटेन्ड इन सेवरल लेटर्स, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेवरल लेटर्स में कंक्लूड किया गया, ऑल द लेटर्स इन विच इट इज़ कंटेन्ड मस्ट बी प्रूव, तो वो सारे के सारे लेटर्स जिनमें उस कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड किया गया वो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बी, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंटेन्ड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव, तो अगर तो एक कॉन्ट्रैक्ट को एक ही बिल ऑफ एक्सचेंज में पूरा किया गया तो आपको वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही जाके प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ग्रांट, कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो अगर एक डॉक्यूमेंट में है तो वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सेवरल डॉक्यूमेंट्स में है तो वो सारे आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ये हम पीछे पढ़ के भी आए हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कि एक डॉक्यूमेंट काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स में भी उसको सेवरल पार्ट्स में भी किया जा सकता है या काउंटर पार्ट्स में भी किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 2, वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन ओरिजिनल ओनली नीड बी प्रूव्ड। अब यहाँ पे दूसरी एक्सप्लेनेशन में ये कहा है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के एक से ज़्यादा ओरिजिनल्स हैं तो आप किसी एक को प्रोड्यूस कर दो। कोई एक डॉक्यूमेंट के काफ़ी सारे ओरिजिनल हैं तो आप किसी एक को प्रोड्यूस कर दो, वो इनफ होगा, ज़रूरी नहीं कि आप वो सारे लेके आओ। अब जैसे ये काउंटर पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को काफ़ी सारे उसके ओरिजिनल्स बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि आप एक को ही पेश कर दो, ज़रूरी नहीं कि आप सारे इकट्ठे करके लाओ। जैसे अब इसकी एक एग्जांपल दें, ये जो हम बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं इसकी 1000 कॉपियाँ हैं, तो क्या आपने अगर कोर्ट में इस बेयर एक्ट को लेके जाना है तो आप वो 1000 जितनी भी मार्केट में पब्लिश हैं वो आपने लेके जानी है? नहीं, आप सिर्फ एक जो आपके पास है वही ले जाओ, इनफ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के एक से ज़्यादा अगर ओरिजिनल है तो कोई एक आप प्रोड्यूस कर दो, वो इनफ है। एक्सप्लेनेशन 3, अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ये टेक्निकल भी है। दिस स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वॉट एवर ऑफ इफेक्ट
other than the facts referred in this article shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। अब इस एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है, देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी जो टर्म्स हैं उसके अलावा भी कोई एक ऐसी बात लिख दी गई है जो कि कोई दूसरा फैक्ट है। देखिए अब इस आर्टिकल 102 में हमें ये कहा गया है कि जहाँ पे टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड या टर्म्स ऑफ ग्रांट या फिर किसी प्रॉपर्टी की डिस्पोजिशन से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, तो आपने अगर उसको प्रोड्यूस करना तो उसको आप डॉक्यूमेंट को इटसेल्फ करोगे या सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू करोगे, आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। बट एक्सप्लेनेशन 3 में ये कहा है कि उसकी जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई और दूसरा फैक्ट भी मेंशन किया गया जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप उस फैक्ट के रिलेटेड जो कोई दूसरे मैटर से है उसके रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हो, ओरल एविडेंस। अब इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन डी को देखते हैं, फिर हमें बात समझ आएगी। अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग विद बी, ए ने बी के साथ राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टन टर्म्स, उसने इंडिगो की डिलीवरी के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ ए ने। द कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन अनदर ओकेजन। अब इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो ए ने बी के साथ किया था इंडिगो की डिलीवरी के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख दिया उन्होंने कि ए ने बी के साथ किसी दूसरे मौके पे कोई दूसरे इंडिगोज वगैरह ख़रीदने के लिए भी उसने उसकी कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट है। इसी कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं कि ए ने बी के साथ एक वर्बली भी कोई और दूसरे मौके पे इंडिगो की ख़रीद के लिए उनकी प्राइस के लिए कोई वर्बली कॉन्ट्रैक्ट भी किया, जो कि एक सेपरेट इशू आ गया, एक सेपरेट फैक्ट आ गया। Oral evidence is offered that no payment was made for the other indigo, the evidence is admissible। तो यहाँ पे अगर डिस्प्यूट राइज हो गया है और वो दूसरे फैक्ट से रिलेटेड, तो उस दूसरे फैक्ट के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दी जा सकेगी। ये वो क्योंकि एक सेपरेट फैक्ट था, दो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ए और बी के दरमियान इंडिगो की खरीदो फरोख्त का कि डिलीवर कैसे करना है, प्राइस क्या होनी। इसके साथ साथ उसमें ये भी लिख दिया है कि ए का बी के साथ एक डिफरेंट मौके पे एक और भी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई उसने कोई और भी इंडिगो उससे ख़रीदे थे, उनकी प्राइस के रिगार्डिंग वो भी अंदर लिख दिया है। तो इस फैक्ट के लिए इसका रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दी जा सकती है। अब इसी तरह A gives illustration E है, A gives B a receipt for money paid by B, A ने रसीद दी मनी के लिए paid by B, oral evidence is offered of the payment, the evidence is admissible। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था A और B के दरमियान, उसमें फिर उन्होंने कोई रसीद का भी लिख दिया कि रसीद दी है A ने B को कि उसने इतने पैसे पे कर दिए। अब ये एक डिफरेंट मैटर है, रसीद कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग, इस रिसीट के रिगार्डिंग अगर ओरल एविडेंस दी जा सकती है तो वो एडमिसिबल होगी। रिगार्डिंग कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट नहीं, ये क्योंकि एक सेपरेट इशू आ रहा है, सेपरेट फैक्ट है, इसके रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हो। तो ये था आर्टिकल 102। 3 बातें हैं, सम अप कर लेते हैं इसको। आर्टिकल 102 में कहा गया है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को प्रूव करना हो, किसी ग्रांट की टर्म्स को प्रूव करना हो, किसी भी प्रॉपर्टी की डिस्पोजिशन करनी हो और उसको सारे को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख दिया हो, चाहे वो वॉलंटेरीली किया गया हो या रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हो कि उसको आपने इन राइटिंग करना है, तो अगर उसको आप प्रूव करना चाहते हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ प्रोड्यूस करना पड़ेगा या उसकी सेकेंडरी एविडेंस अगर अलाउड है तो वो आप करोगे। अब इसमें एक्सेप्शन ये थी कि पब्लिक ऑफिसर, उनके रिगार्डिंग जो अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह हैं वो प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती। और सेकेंडली विल थी, विल को प्रूव करने के लिए आप अगर प्रोबेट दे दो उसकी सर्टिफाइड कॉपी विच इज़ ड्यूली स्टैम्प्ड बाय द कोर्ट, के उसमें बता दिया जाता है कि ये बंदा अपॉइंटेड है एडमिनिस्ट्रेटर इस प्रॉपर्टी का जिसका विल में जिक्र किया गया, तो ये इनफ होता है। विल आपको इटसेल्फ प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सप्लेनेशन 1 अगर हम देखें इसकी, तो इसमें ये कहा था कि ये अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एक डॉक्यूमेंट में किया हो या सेवरल डॉक्यूमेंट्स में किया हो तो वो आपको सारे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 में ये कहा गया था कि अगर एक डॉक्यूमेंट के मोर देन 1 ओरिजिनल है
तो आप किसी एक को प्रोड्यूस कर दो, वो इनफ है। एक्सप्लेनेशन 3 में ये कहा गया था कि जनरल रूल ये है कि आपने ओरल एविडेंस नहीं देनी इन मैटर्स से रिलेटेड, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है। बट अगर कोई और फैक्ट भी उसमें लिख दिया गया है जो कि सेपरेट फैक्ट है, तो उसके रिगार्डिंग आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। आई होप क्लियर कर दिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 103 करेंगे, वो इसी की कंटिन्यूएशन है। थैंक यू वेरी मच जी।